चैनल संगम संग्राम एजुकेशन में स्वागत है। हम लोग क्लास 12 का वेक्टर पढ़ रहे हैं। वेक्टर में हम लोग समांतर चतुर्भुज तक पढ़े थे, योग का समांतर चतुर्भुज नियम। चलिए बिना देर किए हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सदिश का योग क्रम विनिमय नियम को पालन करता है। सदिश का योग क्रम विनिमय नियम को पालन करता है। यदि दो गो सदिश दिले है वेक्टर ए और वेक्टर बी, दो सदिश यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दिया हुआ हो तो सदिश का जो योग होता है क्रम विनिमय नियम को पालन करता है। चलिए क्रम को चेंज कर देता है। सदिश का योग सदिश का योग क्रम विनिमय नियम को पालन करता है। क्रम विनिमय नियम को पालन करता है। क्रम विनिमय नियम को पालन करता है। यदि दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी हो, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी हो, सदिश का योग क्रम विनिमय नियम को पालन कब करता है? सुन लीजिए, जब दो सदिश यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दिया हुआ हो तो सदिश का योग क्रम विनिमय नियम को पालन करता है। देख लीजिए तो होता क्या है, जरा समझते हैं। वेक्टर ए और वेक्टर बी के जोड़ दीजिए या वेक्टर बी और वेक्टर ए के जोड़ दीजिए, दोनों का मान समान आता है। यही चलते क्रम विनिमय नियम को पालन करता है। यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी जोड़िएगा तो कुछ मान प्राप्त होगा, वेक्टर बी और वेक्टर ए जोड़िएगा तो भी कुछ मान प्राप्त होगा और दोनों का मान समान प्राप्त होगा। इसीलिए कहते हैं कि सदिश का योग क्रम विनिमय नियम को पालन करता है। तो कब करता है? तो जब दो सदिश दिया हुआ हो तब करता है, यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी हो। कह रहा है सदिश का योग क्रम विनिमय नियम को पालन करता है यदि दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी हो। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ दिए तो कुछ मान आया और वेक्टर बी और वेक्टर ए को जोड़ दीजिए तब भी कुछ मान आएगा। दोनों का जो मान आएगा बिल्कुल समान मान आएगा। यानी कह सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर हो जाएगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए के। चलिए आगे बढ़ते हैं। सदिश का योग सहचर नियम को पालन करता है। सहचर नियम को पालन करता है। नियम को पालन करता है। सहचर नियम को पालन करता है। तो कब करता है? तो सुन लीजिए, इसमें तीन सदिश होना चाहिए, वेक्टर ए वेक्टर बी तथा वेक्टर सी, वेक्टर ए वेक्टर बी तथा वेक्टर सी, यानी तीन सदिश होना चाहिए तो सहचर नियम को पालन करता है। यदि तीन सदिश वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी तथा वेक्टर सी हो तो कह रहा है कि सदिश का योग सहचर नियम को पालन करता है। तो सहचर नियम को पालन कब करता है? यदि तीन सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी तथा वेक्टर सी दिया हुआ हो तो समझ लीजिए, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इधर भी लिख दीजिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इधर आगे से मुंह जोड़ दीजिए और इधर पीछे से मुंह जोड़ दीजिए। होता क्या है समझिए, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़िएगा तो एक सदिश प्राप्त होगा और जब इसको जोड़ रहे हैं तो सदिश प्राप्त होगा और जो प्राप्त सदिश है उसको सी से जोड़िए तो कुछ मान प्राप्त होगा। इधर आइए वेक्टर बी वेक्टर सी जोड़ेंगे कुछ सदिश प्राप्त होगा
और जो प्राप्त सदिश में वेक्टर ए के जोड़िएगा तो इसका मान दोनों के मान बराबर होगा। तो यही चलते कहता है पहले मुहमा आगे से देख लीजिए, आगे से फेर ले है, फिर पीछे से फेर ले है। पहले में मुहमा आगे से फेर ले है आ एकरा में मुहमा पीछे से फेर ले है। यदि एकरा में मुहमा पीछे से फेर ले हो तो एकरा में मुहमा आगे से फेर दीजिए, समझ लीजिए। तो हम लोग देखें क्या कि सदिश का योग सहचर नियम को पालन करता है। कब करता है? यदि तीन सदिश वेक्टर ए, वेक्टर बी तथा वेक्टर से दिया हुआ हो तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसमें मुंह आगे से फेर दिया और इसमें मुंह पीछे से फेर दिया। चलिए आगे बढ़िए। किसी सदिश वेक्टर ए के लिए, किसी सदिश वेक्टर ए के लिए योग का तत्समक नियम को पालन करता है। तत्समक नियम किसी सदिश वेक्टर ए के लिए योग का तत्समक नियम को पालन करता है, किसी सदिश वेक्टर ए के लिए योग का तत्समक नियम को पालन करता है। चलिए कब करता है ध्यान दीजिए। वेक्टर ए में जोड़ दीजिए जीरो वेक्टर या जीरो वेक्टर में जोड़ दीजिए प्लस ए वेक्टर, तो रिजल्ट मिलने वाला है ए वेक्टर। तो समझ लीजिए किसी सदिश वेक्टर ए के लिए योग का तत्समक नियम को पालन करता है, योग का तत्समक नियम को पालन करता है। तो कब करता है? तब वेक्टर ए में आप जीरो वेक्टर जोड़ दीजिए या जीरो वेक्टर में ए वेक्टर जोड़ दीजिए, तो इसमें जीरो वेक्टर जोड़िए या इसमें ई वाली में जीरो वेक्टर जोड़िए। तो ए में जीरो वेक्टर जोड़िए चाहे जीरो वेक्टर में ए वेक्टर को जोड़िए, तो रिजल्ट क्या मिलने वाला है? ए वेक्टर। रिजल्ट क्या मिलने वाला है? ए वेक्टर। तो यहां से एक बात समझें, कहता है कि किसी सदिश वेक्टर ए के लिए ए वेक्टर, किसी सदिश वेक्टर ए के लिए योग का तत्समक सदिश जीरो वेक्टर होता है। किसी सदिश वेक्टर ए के लिए किसी सदिश वेक्टर ए के लिए योग का तत्समक सदिश, योग का तत्समक सदिश जीरो वेक्टर होता है, जीरो वेक्टर होता है। देख लीजिए अगर आप कोई भी वेक्टर में जीरो वेक्टर जोड़िए या जीरो वेक्टर में कोई वेक्टर को जोड़िए तो वही वेक्टर का मान प्राप्त होगा। तो यानी समझ लीजिए किसी सदिश वेक्टर ए के लिए योग का तत्समक सदिश जीरो वेक्टर होता है, यानी वेक्टर ए का तत्समक सदिश जीरो वेक्टर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि किसी सदिश वेक्टर ए के लिए योज प्रतिलोम नियम को पालन करता है। योज प्रतिलोम नियम को पालन करता है। किसी सदिश वेक्टर ए के लिए योज प्रतिलोम नियम को पालन करता है। योज प्रतिलोम नियम क्या होता है? चलिए ध्यान दीजिए। योज प्रतिलोम नियम को पालन करता है। जैसे देख लीजिए वेक्टर ए में माइनस वेक्टर ए को जोड़ दीजिए, जोड़ दिए माइनस वेक्टर ए, या माइनस वेक्टर ए में जोड़ दीजिए ए वेक्टर के, तो देख लीजिए प्लस माइनस कैंसिल,
माइनस प्लस कैंसिल तो रिजल्ट का मिल गया 0 वेक्टर। यानी यहां से हमने कहेंगे कि वेक्टर ए का योज, वेक्टर ए का योज प्रतिलोम, योज प्रतिलोम, योज प्रतिलोम माइनस वेक्टर ए होता है। ये वेक्टर ए का योज प्रतिलोम माइनस वेक्टर ए होता है। यदि वेक्टर बी का योज प्रतिलोम पूछे तो माइनस वेक्टर बी होता है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो इस सब बात को, छोटा छोटा बात है, उसको याद रखना है। वेक्टर अगर पढ़ेंगे, पढ़ने में इस सब यूज आएगा। कहीं कहीं मैथ बनाएंगे तो कहीं कहीं इस सब जो क्वेश्चन है, इस सब जो पॉइंट है, छोटा छोटा पॉइंट है, यूज में आने वाला है। चलिए आगे देखिए। हेडिंग बनाइए, किसी सदिश के, किसी सदिश के आदेश से गुना, आदेश से गुना, आदेश से गुना, किसी सदिश के आदेश से गुना करते हैं। कोई भी सदिश हो उसको कोई हम आदेश से गुना करते हैं। चलिए क्या होता है किसी सदिश के आदेश से गुना। आइए, तो बात क्या है, वेक्टर ए एक सदिश है, एक सदिश है, वेक्टर ए एक सदिश है तथा तथा के कोई आदेश है, ये कोई आदेश है। तो इसका गुणनफल, तो इसका गुणन, तो इसका गुणन, मान लेते हैं कि वेक्टर ए एक सदिश है और के कोई अदिश है, 2 है, 4 है, -10 है, 20 है, कुछ भी है, समझ लीजिए। तो वेक्टर ए एक सदिश है तथा के कोई अदिश है, तो इसका गुणन, इसका गुणन होगा के वेक्टर ए, इसका गुणन, इसका गुणन के वेक्टर ए एक सदिश होता है, एक सदिश होता है। तो इसका गुणन, इसका गुणन क्या होता है, वेक्टर ए में के से गुना करिएगा, वेक्टर ए में गुना करना है के से, तो हो जाएगा के वेक्टर ए। तो के वेक्टर ए का जो मान होगा यह भी एक सदिश मिलेगा। तो ये कह रहा है के वेक्टर ए एक सदिश होता है, सदिश होता है। चलिए आ जाइए, तो यहां हमने काम मिला पहला पॉइंट, के वेक्टर ए एक सदिश मिला, के वेक्टर ए एक सदिश मिला, के वेक्टर ए एक सदिश है, एक सदिश होता है, एक सदिश होता है, एक सदिश, एक सदिश होता है, एक सदिश होता है। तो के वेक्टर ए जो मान मिलेगा, यानी कोई वेक्टर में कोई अदिश से गुना करिएगा तो के वेक्टर ए एक सदिश होता है। चलिए आगे दूसरा, के वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा, के अलग मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए का अलग मैग्नीट्यूड। फिर से ध्यान दीजिए, यदि हम के वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, मापांक निकालना चाहते हैं, तो के का मापांक अलग होगा, अब वेक्टर ए का मापांक अलग होगा। तो यहां देखें के वेक्टर ए का मापांक, तो के मापांक अलग, वेक्टर ए के मापांक अलग। तीसरा देखिए, तो के वेक्टर ए की दिशा, ये बहुत समझने वाला बात है, समझ लीजिए। तो इसका दिशा क्या होगा, समझ लीजिए, इसका दिशा क्या आने वाला है। जैसे वेक्टर ए की कोई ना कोई दिशा होगा और कोई के अदिश है, तो इसका दिशा कब होगा, समझ लीजिए, समझना है ध्यान से। इसका दिशा के वेक्टर ए की दिशा क्या होगा, तो कह रहा है यदि के एक धन हो, धन हो, यदि के एक धन हो तो यहां दिशा हम नहीं समझेंगे, के एक धन हो तो इसका दिशा क्या होगा। सुन लीजिए, के एक धन हो, धन माने 10 + 10 + 20 + 30 + 40, यानी पॉजिटिव हो, के का मान पॉजिटिव हो, पॉजिटिव माने धन हो, तो के ए की दिशा क्या होगा,
यदि के एक धन हो तो के वेक्टर ए की दिशा वेक्टर ए के दिशा के समान होगा। जिन्हें वेक्टर ए के दिशा होगा उन्हीं आ जाएगा मान के वेक्टर ए की दिशा होगा, यानी के वेक्टर ए की दिशा वेक्टर ए के दिशा के 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 समान होगा। वेक्टर ए के दिशा के समान होगा। यहां हम लोग क्या देखें तो यही देखें के वेक्टर ए की दिशा, तो के वेक्टर ए की दिशा कब, यदि के एक धन हो, के का मान पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है, तो के का मान पॉजिटिव हो तो के वेक्टर ए की दिशा वेक्टर ए के दिशा के समान मान लिया जाए कि वेक्टर ए है एक दिशा ऐसे है और एकरा में 5 से गुना कर दें तो 5 वेक्टर ए हो जाएगा, तो एकरे दिशा के बराबर हो जाएगा ये 5 वेक्टर ए, समझ लीजिए। तो यहां देख लीजिए पॉजिटिव 5 मिला तब वेक्टर की दिशा समान हो गया, लेकिन जब निगेटिव मिले तो वेक्टर ए इधर जा रहा है, वेक्टर ए इधर जा रहा है, तो जो मान आएगा के वेक्टर ए वो इधर जाएगा। कब, जब के का मान निगेटिव रहेगा तब। तो के पॉजिटिव तब दिशा समान, यदि के निगेटिव तब दिशा विपरीत। समझ लीजिए एक बार फिर से, यदि के पॉजिटिव तब वेक्टर ए के दिशा के समान, यदि के निगेटिव तब वेक्टर ए के दिशा के विपरीत। चलिए आ जाइए, तो यहाँ क्या देखें, यदि के एक धन हो तो दिशा के ए की दिशा वेक्टर ए के दिशा के समान। यहां देख लीजिए सेकंड पॉइंट, यदि के एक ऋण हो या ऋणात्मक हो या ऋण हो तो दिशा क्या होने वाला है, तो के वेक्टर ए के दिशा वेक्टर ए के दिशा के विपरीत होगा, वेक्टर ए के दिशा के विपरीत होगा। यहां हमने क्या देखे, यदि के वैल्यू धनात्मक न हो ऋणात्मक हो, के ए की दिशा कब, देख लीजिए यहां कह रहा है के एक ऋण हो यानी के का वैल्यू ऋणात्मक हो निगेटिव में हो 10 -10 -20 -50 इस तरह से हो, तो के वेक्टर ए की दिशा वेक्टर ए के दिशा के विपरीत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दो सदिश समांतर होते हैं। यदि वेक्टर ए बराबर के वेक्टर बी, कहीं कहीं पे लिखा रहेगा दो समानांतर, जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी समानांतर सदिश कहलाते हैं, तो कहीं पे लिखल रहेगा वेक्टर ए बराबर लेमडा वेक्टर बी, तो कोई बात नहीं है, यहां हम लोग के भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि लेमडे लेना जरूरी है। तो वेक्टर ए बराबर के वेक्टर बी। अभी हम लोग क्या देखें कि जब कोई में हमने जैसे देखें कि वेक्टर ए है और के वेक्टर ए आ गया, यही ना, तो ये देखिए यहाँ पॉजिटिव था तो एक दिशा में ई वाली मान प्राप्त हो जाएगा, अगर ये निगेटिव है तो एक विपरीत दिशा में के वेक्टर ए की दिशा मिलेगा। आइए समझते हैं। तो कह रहा है, ध्यान दीजिए, यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दो सदिश समानांतर होते हैं, यदि स्टार मार्क के पॉइंट को समझिए, स्टार मार्क के बात को, यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दो सदिश समानांतर होते हैं, यदि वेक्टर ए बराबर के वेक्टर बी या वेक्टर ए बराबर लैम्डा वेक्टर बी, यदि वेक्टर ए बराबर के वेक्टर बी
या वेक्टर ए बराबर लैम्डा वेक्टर बी। चलिए समझते हैं। अगर हम मान लिया जाए, समझ लीजिए कि पहला एग्जाम्पल, वेक्टर ए बराबर 5 वेक्टर बी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए वेक्टर ए इधर जा रहा है, अब वेक्टर बी भी इधर ही जाएगा। क्यों सर? तो देख लीजिए यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है, तब वेक्टर ए और वेक्टर बी की दिशा समान मिल रहा है। यहीं पे अगर एग्जाम्पल सेकंड ले लें, यानी कि मान लिया जाए कि वेक्टर ए बराबर -10 वेक्टर बी, तो वेक्टर ए ऐसे जा रहा है तो वेक्टर बी ऐसे जाएगा। क्यों सर? तो यहाँ देख लीजिए निगेटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू रहे तो दिशा समान और निगेटिव वैल्यू रहे तो दिशा विपरीत, दिशा विपरीत। आइए यहाँ हम लोग समझते हैं। देखिए तो हम लोग देखे थे समानांतर सदिश या संरेख सदिश एक ही रेखा के समानांतर होता था। दो सदिश, दो या दो से अधिक सदिश एक ही रेखा के समानांतर हो तो उसे समानांतर सदिश या संरेख सदिश कहते थे। अब यहाँ देखिए तो उसमें हमने देखे थे कि देखिए दिशा समान या विपरीत हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ वेक्टर ए समानांतर वेक्टर बी हो जाएगा और यहाँ भी वेक्टर ए है जो समानांतर वेक्टर बी हो जाएगा। क्यों सर? तो देख लीजिए दिशा से हमको कोई दिक्कत नहीं है, समानांतर एक ही रेखा के समानांतर होना चाहिए। चलिए आगे देखिए। देख का अनुपात समझिए, देख का अनुपात, डायरेक्शन रेशियो, देख का अनुपात, डायरेक्शन रेशियो होता क्या है? चलिए दिक अनुपात। तो दिक अनुपात होता क्या है समझिए, ध्यान दीजिए। तो कहता है दी गई वेक्टर में वेक्टर आई, वेक्टर जे तथा वेक्टर के गुणांक वाले को हम लोग कहते हैं दिक अनुपात। समझ लीजिए एक बार फिर से, दी गई वेक्टर में वेक्टर आई, वेक्टर जे तथा वेक्टर के वाले गुणांक को, यानी वेक्टर आई, वेक्टर जे, वेक्टर के का जो गुणांक होता है उसे हम लोग देख अनुपात से सूचित करते हैं, उसको हम लोग देख अनुपात कहते हैं। और देख अनुपात को हम लोग प्राय ए, बे तथा सी से सूचित करते हैं। देख अनुपात को प्राय ए, बे तथा सी से सूचित करते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं आगे क्वेश्चन। वेक्टर ए बराबर 2i वेक्टर 10j वेक्टर प्लस 20k वेक्टर का दिक अनुपात ज्ञात करें। इसमें दिक अनुपात बताएं, दिक अनुपात ज्ञात करें। तो हम लोग क्या सीखें जी? हम लोग यही चीज सीखें कि वेक्टर आई, वेक्टर जे, वेक्टर के का जो गुणांक होता है उसे दिक अनुपात कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान दिया जाए, वेक्टर आई, वेक्टर जे, वेक्टर के का जो गुणांक होता है उसे हम लोग दिक अनुपात कहते हैं, दिक अनुपात। तो दिक अनुपात को हम लोग ए, बी, सी से भी सूचित करते हैं। वेक्टर आई का गुणांक को ए से सूचित करेंगे, वेक्टर जे का गुणांक को बी से सूचित करेंगे और वेक्टर के का जो गुणांक होगा उसको हम लोग सी से सूचित करेंगे। वेक्टर आई के गुणांक को ए से, वेक्टर जे के गुणांक को बी से, वेक्टर के गुणांक को सी से। तो यहां पर आ गया आपका दिक अनुपात, दिक अनुपात। तो दिक अनुपात मिला 2, 10, 20, 2, 10, 20। यही आपका क्या हो गया आंसर। तो दिक अनुपात कोई बड़ा चीज नहीं है, डायरेक्शन रेशियो कोई बड़ी सी बात नहीं है। वेक्टर आई, वेक्टर जे, वेक्टर के का जो गुणांक होता है उसे को हम लोग दिक अनुपात कहते हैं और उसे प्राय ए, बी, सी से सूचित करते हैं। एक क्वेश्चन और, यदि 3i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 9k वेक्टर का दिक अनुपात ज्ञात करें, का दिक अनुपात ज्ञात करें। तो इसका गुणांक क्या है? आई, वेक्टर आई का गुणांक 3 है, जे का गुणांक 2 है और यहाँ के का गुणांक 9 है। तो यहाँ देखें ए बराबर 3, बी बराबर 2 और सी बराबर 9। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे दिक अनुपात। तो दिक अनुपात डायरेक्शन रेशियो,
तो दिक अनुपात का मिलने वाला 3 2 9, 3 2 9, 3 2 9, यहीं से निकल जाएगा, क्वेश्चन लिखे की कोई जरूरी नहीं है। आई के गुणांक 3 2 9, यही हो गया डायरेक्शन रेशियो, यानी दिक अनुपात को पराया ABC से सूचित किया जाता है। चलिए आगे, दिक अनुपात को A B तथा C से सूचित करते हैं, तो आपको दिक अनुपात का मिल गया, दिक अनुपात, तो आपको दिक अनुपात मिला ABC। अब दिक अनुपात के सहायता से दिक को जया ज्ञात करेंगे। समझिए बात को, दिक अनुपात देले है तो इसको हम लोग दिक को जया कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। तो दिक अनुपात की सहायता से, दिक अनुपात की सहायता से दिक को जयाएं ज्ञात करना। चलिए यहां समझिए, यदि दिक अनुपात देले हो तो दिक को जया हम लोग कैसे निकालते हैं, समझिए। तो दिक को जया कैसे निकलेगा, ध्यान दिया जाए, दिक को जयाएं, तो दिक अनुपात की सहायता से दिक को जया कुछ नहीं, A बटा B बटा C बटा, A बटा B बटा C बटा, एकरे में रूट लगा दीजिए, रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, तो A बटा कौमा B बटा कौमा C बटा, A बटा कौमा B बटा कौमा C बटा, रूट अंडर ई वाली वैल्यू के स्क्वायर के जोड़ दीजिए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, सब में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, एकरे में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो जब भी दिक अनुपात देले रहे तो दिक अनुपात की सहायता से दिक को जया निकालने का सूत्र होता है A बटा रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, कौमा B बटा रूट अंडर B बटा रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, कौमा C बटा रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इस तरह से हम लोग दिक को जया निकालते हैं, और आगे के क्लास में पढ़ेंगे कि दिक को जया को LMN से सूचित करते हैं, दिक अनुपात को ABC से और दिक को जया को LMN से भी सूचित करते हैं, आगे पढ़ेंगे, ध्यान दिया जाए। तो अभी क्या रहेगा, दिक अनुपात देले रहेगा तो दिक को जया निकालने का सूत्र A बटा रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, B बटा रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, कौमा C बटा रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इस तरह से होता है। चलिए अब आगे समझते हैं। वेक्टर A बराबर 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस 5k वेक्टर में वेक्टर इतना में दिक को जयाएं ज्ञात करें, दिक को जयाएं ज्ञात करें। तो पहले दिक को जया निकालने से पहले दिक का अनुपात निकालिए, तो ABC से सूचित करते हैं। तो यहां बता दीजिए A बराबर 2, B बराबर 3, C बराबर 5। अब निकालिए रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का वैल्यू, इसका वैल्यू निकाल दीजिए। तो रूट अंडर यहाँ 2 रखिए, A का मान 2 है, B का मान 3 है और C का मान 5 है। तो चलिए ध्यान दिया जाए, 2 के स्क्वायर 4, यहाँ हो गया 9,
ये हो गया 25। तो यहां से जोड़ दीजिए, 9 5 14, 14 4 18, हासिल 1, तो 2 1 3 38। इस तरह से 38 हो गया। अब ध्यान दिया जाए तो ई का वैल्यू आ गया, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान आ गया। रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान यहां से निकल गया। अब हम लोग देखते हैं दिक् को जया के सूत्र। दिक् को जयाएं, दिक् को जयाएं का फॉर्मूला ए बटा बी बटा सी बटा ए बटा कौमा बी बटा कौमा सी बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए, आंसर हो गया। तो ए का मान 2, इसका वैल्यू रूट 38। आइए अब यहां समझिए, बी का वैल्यू 3, इसका मान, तो इसका मान बता दीजिए, तो रूट 38। सी, तो सी के मान 5, अब बटा में रूट 38, यही रूट 38 है। यही हो गया आपका दिक् को जया। तो दिक् को जया कैसे निकालते हैं, जो हम लोग सीख गए, दिक् अनुपात की सहायता से हम लोग दिक् को जया निकालते हैं। तो दिक् अनुपात की सहायता से दिक् को जया कैसे, तो दिक् अनुपात को ए बी सी से सूचित करते हैं, और रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में ए में भागा मारिए, बी में मारिए, सी में मारिए, यही आपका दिक् को जया निकालने का तरीका है। चलिए आगे देखिए, अदिश घटक समझिए, स्केलर कंपोनेंट। फिर समझेंगे सदिश घटक, वेक्टर कंपोनेंट। अदिश घटक, अदिश घटक, अदिश घटक, स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट। तो यही है, समझिए ये होता क्या है, यही दिक् के अनुपात है। अगर ये दे देवे वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 10 के, इस तरह से 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस 10 के वेक्टर में अदिश घटक, अदिश घटक को लिखें, को लिखें। आइए, तो कहता है दिए गए सदिश में, दिए गए सदिश में, दिए गए सदिश में वेक्टर आई, वेक्टर जे तथा वेक्टर के का जो गुणांक होता है उसे हम लोग अदिश घटक कहते हैं। वेक्टर आई, वेक्टर जे और वेक्टर के का जो गुणांक होता है उसे हम अदिश घटक कहते हैं। तो इसमें आपको अदिश घटक लिखना हो, अदिश घटक, अदिश घटक तो 2 आई का गुणांक, वेक्टर आई का गुणांक, वेक्टर जे का गुणांक, वेक्टर के का गुणांक 3 10, यही मिल गया आपका अदिश घटक। यदि देख लीजिए यहाँ वेक्टर ए बराबर 3i वेक्टर प्लस 10 के वेक्टर, इसमें बता दीजिए अदिश, तो इसमें अदिश बता दीजिए, अदिश घटक, तो अदिश घटक आई के गुणांक 3, जे के गुणांक नहीं है 0, के का गुणांक 10, यही हो गया आपका अदिश घटक। तो वेक्टर आई, वेक्टर जे तथा वेक्टर के का जो गुणांक होता है उसे हम लोग अदिश घटक कहते हैं। अब समझिए वेक्टर कंपोनेंट, सदिश घटक क्या होता है, चलिए समझिए। सदिश घटक, वेक्टर कंपोनेंट, कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट। तो कहता है दिए गए सदिश में, दिए गए सदिश में वेक्टर आई, वेक्टर जे तथा वेक्टर के वाले पदों को
सदिश घटक कहते हैं, वाले पदों को सदिश घटक कहते हैं। ऊपर एक पिछले में हमने गुणांक देखे थे, इनमें पद हो गया, उसे हमने सदिश घटक कहते हैं। अब चलिए ध्यान दीजिए, वेक्टर ए बराबर, तो वेक्टर ए बराबर 2i वेक्टर 10j वेक्टर प्लस 5k वेक्टर। इसमें बता दीजिए सदिश घटक, तो इसमें सदिश घटक पद ई मिला, पद ई मिला, पद ई मिला। यहाँ गुणांक के कर पिछले बार में देखे थे सदिश घटक में, लेकिन सदिश घटक कहता है कि दी गई वेक्टर में वेक्टर आई, वेक्टर जे तथा वेक्टर के वाले पदों को हमने क्या कहते हैं, वेक्टर कंपोनेंट कहते हैं। तो इसमें सदिश घटक बता दीजिए, सदिश घटक, तो सदिश घटक मिलेगा 2i वेक्टर 10j वेक्टर 5k वेक्टर। यही आपका हो गया सदिश घटक। समझ गए होंगे। चलिए आगे, किसी बिंदु का स्थिति सदिश, बिंदु का स्थिति सदिश, किसी बिंदु का स्थिति सदिश। तो किसी बिंदु का स्थिति सदिश हम लोग कैसे समझते हैं, देखिए, किसी बिंदु का स्थिति सदिश, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, ये आपका मूल बिंदु है। मान लेते हैं आकाश में स्थित ए एक बिंदु है, या पी एक बिंदु है, या ए एक बिंदु, ए मान लीजिए या पी मान लीजिए, ए मान लीजिए या पी मान लीजिए। तो आकाश में स्थित एक ए बिंदु है, समझ लीजिए। इसका हम लोग पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, समझिए, स्थिति सदिश। तो देखिए कहता है बिंदु ए या ए आकाश में स्थित एक बिंदु है तथा ओ मूल बिंदु है। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, इसको समझते हैं कैसे, पहले समझिए। ए आकाश में स्थित एक बिंदु है तथा ओ मूल बिंदु है। तो ए का स्थिति सदिश केकरा, ए का स्थिति सदिश, ए का पोजीशन वेक्टर, ए का स्थिति सदिश, ए का स्थिति सदिश वेक्टर ओए, वेक्टर ओए, वेक्टर ओए, ए का स्थिति सदिश वेक्टर ओए को ओ के सापेक्ष कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, ए आकाश में स्थित एक बिंदु है तथा ओ मूल बिंदु है। एक बार फिर से मान लेते हैं कि बिंदु ए जो है आकाश में स्थित है, तो ए बिंदु ए है, आकाश में स्थित एक बिंदु है तथा ओ मूल बिंदु है, तथा ओ कौन बिंदु है, मूल बिंदु है। तो ए का स्थिति सदिश, ए का स्थिति सदिश वेक्टर ओए, वेक्टर ओए को ओ के सापेक्ष कहते हैं। यानी ए का जो स्थिति सदिश है वेक्टर ओए को ओ के सापेक्ष कहते हैं। आइए समझते हैं। माना कि ए आकाश में स्थित एक बिंदु है, एक बिंदु है तथा ओ मूल बिंदु है, तथा ओ मूल बिंदु है, मूल बिंदु है। ए है जो आकाश में स्थित बिंदु है, ओ है जो कैसा बिंदु है, मूल बिंदु है, ओ मूल बिंदु है। तो ए का मूल बिंदु है। तो ए का स्थिति सदिश, ए का स्थिति सदिश, ए का स्थिति सदिश वेक्टर ओए, वेक्टर ओए को ए का स्थिति सदिश जो है वेक्टर ओए को ओ के सापेक्ष कहते हैं। यानी कि ए का
ए का स्थिति सदिश वेक्टर ओ ए को ओ के सापेक्ष कहते हैं। तो यहां हम लोग समझ गए कि किसी बिंदु का स्थिति सदिश का मतलब देख लीजिए, अगर यहीं पे रहेगा ऐसे बे तो कहेंगे कि बी का स्थिति सदिश, तो कहेंगे ओ बे वेक्टर को ओ के सापेक्ष कहेंगे। पी रहेगा तो ओ पी वेक्टर, यानी पी यहाँ पे रहेगा तो कहेंगे कि ओ पी वेक्टर को ओ के सापेक्ष कहेंगे, क्या कर पी का स्थिति सदिश। एस रहेगा तो कहेंगे कि एस का स्थिति सदिश ओ एस वेक्टर ओ के सापेक्ष कहते हैं। एम रहेगा तो कहेंगे कि ओ एम का यानी एम का स्थिति सदिश ओ एम वेक्टर ओ के सापेक्ष कहते हैं। ओ एम वेक्टर को ओ के सापेक्ष कहते हैं। यानी यहां देख लीजिए ए है तो कहेंगे कि ओ ए वेक्टर को ओ के सापेक्ष कहते हैं। तो हम लोग देख लिए कि किसी बिंदु का पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश। यहां देख लीजिए बहुत जरूरी वाला बात आ गया। चलिए मान लेते हैं कि एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। देख लीजिए ई है जो मूल बिंदु है, देख लीजिए ई वेक्टर ए है और ई है जो वेक्टर बी है और ए से बी की ओर जा रहा है इस तरह से। तो मान लेते हैं, माना कि ए तथा बी दो बिंदुएं हैं, माना कि ए तथा बी दो बिंदुएं हैं, ए और बी के बिंदु जे दो बिंदु हैं तथा ओ मूल बिंदु है, ओ मूल बिंदु है, ए का ओ का है मूल बिंदु है। ए का स्थिति सदिश वेक्टर ओ ए का स्थिति सदिश वेक्टर ओ ए को ओ के सापेक्ष तथा वेक्टर बी का स्थिति सदिश ओ बी वेक्टर को ओ के सापेक्ष क्रमशः वेक्टर ए तथा वेक्टर बी है। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, माना कि ए तथा बी के बिंदुएं हैं, दो बिंदुएं हैं, ओ कौन बिंदु है मूल बिंदु है। तो यहां समझेंगे ए का स्थिति सदिश ओ ए वेक्टर ओ के सापेक्ष तथा बी का स्थिति सदिश ओ बी वेक्टर को ओ के सापेक्ष वेक्टर ए और वेक्टर बी है। एक बार फिर से हम लोग समझते हैं, ए तथा बी दो बिंदुएं हैं, ए और बी के बिंदु है, दो बिंदु है, ओ कौन बिंदु है मूल बिंदु है। तो कहेंगे कि ए तथा बी दो बिंदुएं हैं तथा ओ मूल बिंदु है। ए का स्थिति सदिश ओ ए वेक्टर को ओ के सापेक्ष, बी का स्थिति सदिश ओ बी वेक्टर को ओ के सापेक्ष क्रमशः वेक्टर ए तथा वेक्टर बी है। इतना आपको लिखे पड़ेगा। माना कि ए तथा बी दो बिंदुएं हैं, दो बिंदुएं हैं, दो बिंदुएं हैं, ए तथा बी दो बिंदुएं हैं और ओ मूल बिंदु है, ओ मूल बिंदु है, वो है जो कौन बिंदु है मूल बिंदु है। ए का स्थिति सदिश ए का स्थिति सदिश ए का स्थिति सदिश ए का स्थिति सदिश ओ ए वेक्टर को ओ ए वेक्टर को ओ के सापेक्ष तथा बी का स्थिति सदिश 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 ओ बी वेक्टर को ओ बी वेक्टर को ओ के सापेक्ष क्रमशः तो ये देख लिए ए वेक्टर को स्थिति सदिश ओ ए वेक्टर को ओ के सापेक्ष बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी वेक्टर को ओ के सापेक्ष, तो ओ ए के लिए वेक्टर ए है और बी के लिए वेक्टर बी है।
तो क्रमशः वेक्टर ए तथा वेक्टर बी, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी है। अब समझिए, ध्यान दीजिए। तो हम लोग देखे थे योग का त्रिभुज नियम, तो कहता था क्या, योग का त्रिभुज नियम तो कहता कि त्रिभुज की कोई दो भुजा से निर्मित वेक्टर का योग, त्रिभुज की कोई दो भुजा से निर्मित वेक्टर का योग विपरीत दिशा में तीसरी भुजा से निर्मित वेक्टर के बराबर होता है। तो देख लीजिए, यहाँ देखिए, इसका डायरेक्शन इधर जा रहा है, इसका भी इधर जा रहा है, लेकिन इसका विपरीत जा रहा है। यानी लिखेंगे योग का त्रिभुज नियम, योग का त्रिभुज नियम से, योग का त्रिभुज नियम से ओ ए बी दोनों के जोड़ेंगे तब ना ओ बी के बराबर होगा जी। तो लिखेंगे ओ ए वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी बराबर का मिल जाएगा ओ बी वेक्टर, ओ बी वेक्टर, वेक्टर ए बी को छोड़ दीजिए, यहाँ बताइए ओ ए वेक्टर प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में। तो यहाँ आपको रिजल्ट मिला, ए बी का हम नहीं देखे, वेक्टर ए बी रहे तो बी का स्थिति सदिश में से ए के स्थिति सदिश को घटा देते हैं। यानी ध्यान दीजिए, वेक्टर ए बी मिल गया तो इसको हम निकाल लिख दिए। देख लीजिए, बी का स्थिति सदिश था ओ बी वेक्टर, ए का स्थिति सदिश था ओ ए वेक्टर, तब देख लीजिए ओ बी वेक्टर में से ओ ए वेक्टर को घटा दिए। यहाँ देख लीजिए, अगर मान लिया जाए, यहाँ मान लिया जाए, समझिए बात को, ए में एन वेक्टर रहेगा तो इसको क्या लिखेंगे, पिछला में से अगला को घटाएंगे, तब पिछला है कौन, एन, तो ओ एन वेक्टर में से ओ एम वेक्टर को घटा देंगे। अब देखिए पी क्यू रहेगा तो क्या लिखना है, पिछला क्यू है जे, तब पिछला तो ओ के वेक्टर, अगला ओपी वेक्टर। चलिए एस क्यू वेक्टर रहे तो कहेंगे कि ओ क्यू माइनस ओ एस। चलिए आर एस रहेगा तो क्या लिखेंगे, ओ एस, पिछला एस है तो ओ एस, सब में ओ लगा देना है, सब में ओ लगा देना है, ओ एस माइनस ओ आर। चलिए अब रहे ए बे तो क्या लिखना है, देखिए बी है ना तो ओ लगाइए, ओ बे माइनस पिछला ए है ओ ए। देख लीजिए ये बी को हम लोग क्या लिखें, यही है। तो यानी ये यहाँ देख लिए, इसको चाहें तब वेक्टर ए बी को इस तरह से भी ओ बी वेक्टर, तो ओ बी वेक्टर के लिए वेक्टर बी भी लिख सकते हैं, माइनस ओ ए वेक्टर के लिए वेक्टर ए भी लिख सकते हैं। यानी वेक्टर ए बी, तब बिंदु बी का स्थिति सदिश में से बिंदु ए का स्थिति सदिश को घटा देंगे, बिंदु बी का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश माइनस, देख लीजिए बिंदु बी का स्थिति सदिश, ये भी वेक्टर निकालना है तो बिंदु बी का स्थिति सदिश माइनस बिंदु ए का स्थिति सदिश, बिंदु ए का स्थिति सदिश, बिंदु ए का स्थिति, यही आपका हो गया। अगर रहे यहां से जेड आर तो क्या लिखेंगे, देख लीजिए, तो आर का स्थिति सदिश में से घटा देना है जेड का स्थिति सदिश, तो आर का स्थिति सदिश ओ आर वेक्टर माइनस जेड का स्थिति सदिश ओ जेड वेक्टर। आइए तो ठीक है, आज भर हम लोग इतना ही